नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सांजानी सर का एक वीडियो दिखाते हैं आप लोगों को। मनु कौन था, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ मृत्यु हुआ, आइए उसके बारे में अधिक जानकारी सांजानी सर से लेते हैं। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मनु का जन्म कब हुआ, मनुस्मृति कब बनी, भारत में ब्राह्मणवाद कब आया और भारत में बुद्ध धर्म का खात्मा कब हुआ, कौन सी परिस्थितियां थीं, किस तरह से आखिर मुट्ठी भर ब्राह्मणों ने पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। और भी ऐसे तमाम प्रश्न हैं, जैसे कि क्या मनु वाकई में कोई इंसान था या कोई ऐसा ब्राह्मण राजा था जिसके आधार पर मनु की संकल्पना हुई। आखिर वो कौन राजा था जिसके नाम पर उसके नियमों को ही बाद में धीरे धीरे मनुस्मृति कहा जाने लगा। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको इन तमाम प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही आपको कुछ ऐसी जानकारियां मिलेंगी जो आज तक आपसे किसी ने नहीं बताई। तो आइए एक एक कर खोजते हैं इन प्रश्नों का उत्तर। अगर आपने सहचरनी की वीडियो पहले से देख रखी है तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने अक्सर कहा है कि भारत में ब्राह्मणवाद की शुरुआत 7वीं सदी और उसके बाद ही हुई है। तो यहाँ पे भी हम ले चलते हैं भारत के पश्चिमी इलाके सिंध पे, जहां से पहली बार ब्राह्मणवाद शुरू हुआ। ये वो दौर था 6ठी-7वीं सदी का, जिस समय न कोई वेद था, न कोई पुराण था, न कोई गीता थी, न कोई उपनिषद था, न कोई स्मृति थी, न कोई ब्राह्मण ग्रंथ था। इस समय सिर्फ और सिर्फ बुद्ध धर्म था। तो भारत के पश्चिमी इलाके में एक जगह है सिंध, और उस सिंध पर भारत के बाकी हिस्सों की तरह ही वहाँ भी बुद्ध धर्म था। वहाँ के राजा बुद्ध धर्म का पालन करते। फिर अचानक से वहाँ पे भूकंप आ गया और वहाँ की जो सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी, उसने अपना रास्ता बदला और फिर वहाँ के शहर तबाह होने लगे। इस तबाही के बाद जब तूफान टला तो फिर एक नई राज सत्ता स्थापित हुई, और ये जो नई सत्ता थी ये फिर से बुद्ध धर्म को ही मानने वाले थे। अब फिर से बुद्ध धर्म फैलने लगा। ये घटना थी 5वीं सदी के आखिरी दौर की। सन 585 ईस्वी यानी 585 एडी में राजा देवायत ने इस राज सत्ता की नींव डाली थी। उनका बेटा हुआ राय सहिरस, फिर उसका बेटा हुआ राजा साहसी, और साहसी का फिर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने सहिरस ही रखा, जिस कारण से उसे सहिरस द्वितीय के नाम से जाना गया। अब ये पूरा बौद्ध राजा थे, वहाँ की प्रजा भी बौद्ध थी। चूंकि सिंध के अगल बगल के इलाके ईरान से भी मिलते जुलते थे, तो एक ईरानी राजा था निमरोज, उसने कर दिया हमला और इस लड़ाई में राय सहिरस द्वितीय मारे गए। फिर उनका बेटा राजा साहसी राजा बना। तो ये पूरे इतिहास की डिटेल्स हमें मिलती है चचनामा से, जो कि 8वीं-9वीं सदी के दौर में लिखी गई। अब ये किताब कितनी प्रामाणिक है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही मनुवाद और ब्राह्मणवाद का शुरुआत कैसे हुआ इसकी भी हम बड़ी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो जो सिंध है वहाँ से जो पुरातात्विक प्रमाण मिलते हैं पूरी तरह से बुद्धिज्म के मिलते हैं। तो पुरातात्विक प्रमाण तो पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं कि वो बुद्धिस्ट जगह थी, और चचनामा भी यही बात कहती है। एक अंग्रेज इतिहासकार थे एल्फिस्टन, उन्होंने अपनी पुस्तक लिखी और उसमें चचनामा को बताया कि अगर सिंध का इतिहास जानना है तो सबसे मूल और सही सोर्स चचनामा ही। चचनामा दरअसल अरबी भाषा में लिखी गई, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं इतिहास संरक्षण सही से न होने के कारण आज की डेट में वो प्रति अवेलेबल नहीं है। लेकिन सन 1206 एडी में ही बहावलपुर निवासी अली कूफी ने उस अरबी चचनामा का ट्रांसलेशन फारसी भाषा में कर लिया था, और वो किताब अवेलेबल। तो इसीलिए अंग्रेजों के समय में चचनामा की प्रति फारसी प्रति अवेलेबल होने के कारण आज हम ये सारा इतिहास जान पा रहे हैं। फिर सन 1900 में यानी 1900 कॉमन एरा में विद्वान शायर एवं इतिहासकार मिर्जा कलीज बेग ने अंग्रेजी एवं सिंधी में इसका अनुवाद किया। गोविंद खुशलानी ने भी इसका अनुवाद किया हुआ है, वो भी अच्छी किताब है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और आज की डेट में तो ये हिंदी भाषा में कई सारे लोगों ने अनुवाद कर दिया है, उसे भी आप पढ़ सकते हैं। चचनामा में 5वीं-6ठी सदी के दौर से कहानियां शुरू होती हैं, और वो बौद्ध राजवंश का कैसे पतन हुआ, भूकंप के बाद से फिर से कैसे एक नए बौद्ध शासन का शुरुआत हुई, और फिर वहाँ पे एक ब्राह्मण कैसे वहाँ पे राजा बना, इसकी दास्तान शुरू होती है। आइए हम देखते हैं हुआ क्या था। दरअसल इस दौर तक ब्राह्मण ग्रंथों का नामो निशान नहीं था, और उस समय ब्राह्मण बेसिकली बुद्धिज्म का ही पालन करते थे, उनका अपना कोई धर्म नहीं था। तो इसी में चच नाम का एक ब्राह्मण भी अपने पिता के साथ बौद्ध स्तूपों में रहा करता
था और वो राजा साहसी के दरबार में उनका जो वजीर था राम सिंह, उनके पास आया करता था और बोलता था कि मुझे भी काम पे रख। राम सिंह ने धीरे धीरे उसको अपने काम पे रख लिया। फिर एक दिन राम सिंह नहीं था और राजा के पास रिपोर्ट देनी थी, तो वहाँ पे ब्राह्मण चच चला गया। अब चचनामा ये बात कहता है कि वहाँ पे राजा की बीवी भी थी और बीवी और जो ब्राह्मण चच था, इन दोनों में नैन मटक्का शुरू हो गए। फिर यहीं से कहानी बदल जाती है। अब ये जो रानी है और ये जो ब्राह्मण चच है, ये दोनों ही आगे चल के पूरी तरह से वहाँ पे जो बौद्ध शासन था उसका खात्मा कर देते हैं और राजा भी मर जाता है और रानी और ब्राह्मण चच सत्ता हथिया लेते हैं। चूंकि सिंध का पूरा राजवंश और वहाँ के लोग बौद्ध थे, तो किसी ब्राह्मण के द्वारा सत्ता पे आसीन होना उनको पसंद नहीं आता। अब यहाँ पे राजा का एक भाई था मेहरत। अब मेहरत राजस्थान में चित्तौड़ का राजा था। जैसे ही उसे पता चला कि मेरे भाई को मार दिया गया है या उसकी सत्ता को ब्राह्मण के द्वारा कब्जा कर लिया गया है और उसकी जो भाभी है उसने भी दगा देकर ब्राह्मण के साथ चली गई है, तो वो पूरे अपनी सेना लासो लश्कर के साथ लड़ाई करने के लिए चला आता है। अब यहाँ पे रानी और ब्राह्मण चच दोनों ये तय करते हैं कि चलो अब लड़ा जाए, अब तो कोई रास्ता बचता नहीं है। तो ब्राह्मण चच जो है वो लड़ने के लिए जाता है। दोनों तरफ से लड़ाई शुरू हो जाती है, खून खराबा शुरू हो जाता है। चूंकि अल्लौर राजधानी थी सिंध की और वही मेन जगह थी, इसीलिए चच के पास तो सैनिक तो बहुत ज्यादा थे, लेकिन लड़ाई घमासान होने के कारण दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे। अब यहाँ पे मेहरत जो है वो एक तरीका खोजता है। वो राजा चच को बोलता है कि ऐसा करो, लोग तो बहुत मारे जा रहे हैं, तुम बेगुनाहों को क्यों मरवा रहे हो? तुम्हें दम है तो मुझसे लड़ो सीधे, और जो जीतेगा उसी का सिंध पर शासन होगा। ब्राह्मण चच बोलता है ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, लेकिन मैं तो ब्राह्मण हूँ और मैं कैसे घोड़े पर लड़ूंगा? तो चचनामा क्या लिखता है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। चच ने मेहरत से कहा, मैं एक ब्राह्मण हूँ, घोड़े पर बैठकर लड़ाई करना क्या जानूं। हम दोनों घोड़े से नीचे उतरकर लड़ते हैं और फिर यदि मैं मारा जाऊं तो कोई चिंता नहीं। राजा मेहरत ब्राह्मण चच के झांसे में आ गया। वो उसकी चालाकी और धूर्तता समझ नहीं सका और वो सोचने लगा, ये ब्राह्मण मुझ जैसे बहादुर और युद्ध में माहिर के सामने क्या टिक पाएगा। वो तुरंत घोड़े से उतर पड़ा और पैदल चलने लगा। चच भी घोड़े से नीचे उतरा, परंतु अपने नौकर को, जिसने घोड़े की लगाम थमा रखी थी, धीरे से उससे कहा कि घोड़ा लेकर मेरे पीछे पीछे आओ। जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास पहुंचे, चच उछलकर अपने घोड़े पर सवार हो गया और एक ही तलवार के वार से मेहरत का सिर धड़ से अलग कर दिया और इस तरह ब्राह्मण चच ने धूर्तता से राजस्थान के चित्तौड़ के राजा की गर्दन उड़ाकर सिंध पे विजय हासिल कर ली। अब कुछ इतिहासकारों का कहना है कि इस लड़ाई से पहले ही जो राजा साहसी की पत्नी सोहनंदी थी, उससे ब्राह्मण चच की शादी हो चुकी थी। तारीखे मासूमी एवं तहफुल राम के अनुसार यह शादी मेहरत के आक्रमण से पहले ही हो चुकी थी। अब ब्राह्मण चच ने इस रानी सोहंदी से दो बेटे दाहर सेन और दाहर पैदा किए और एक लड़की जिसका नाम बाई रखा गया उसे भी पैदा किया। अब महाभारत में आपने पढ़ा होगा कि परशुराम ने पूरे धरती को क्षत्रिय शून्य कर दिया था। आदि पर्व में पढ़ा है ना। क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा वाक्या, ये जो यहाँ घटना हुई है कि पहले राजा साहसी को खत्म किया गया, फिर उसका भाई जब लड़ने आया उसको खत्म किया गया और इस तरह से सत्ता पे काबिज किया गया और एक छत्राणी जो थी उससे बच्चे पैदा किए गए। यही वाली घटना को आगे बढ़ा चढ़ाकर महाभारत में कुछ इस तरह से लिख दिया गया कि जब क्षत्रिय शून्य हो गए तो उनकी महिलाएं बच्चे पैदा करवाने के लिए ब्राह्मणों के पास गई थी और जिससे फिर से क्षत्रिय बच्चे पैदा। आप कमेंट में जरूर बताइएगा इसमें क्या सिमिलरिटीज हैं, क्योंकि तब तक ब्राह्मणों के कोई भी ग्रंथ का जिक्र नहीं मिलता। यहाँ तक कि ब्राह्मण तब भी बुद्ध धर्म में ही घुसकर और उनकी ही चीजों का पालन करते थे और थोड़े मोड़े अपनी चीजें भी इधर उधर करने की कोशिश करते थे। अब बात सिर्फ यहीं से खत्म नहीं होनी, क्योंकि जनता अभी भी बौद्ध थी और जनता को ये ब्राह्मण राजा पसंद नहीं आ रहा था। तब ब्राह्मण चच ने एक नया दिमाग लगाया। उसने सोचा कि यहाँ की जो मजबूत जातियां हैं उनको प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि घोड़े पर चढ़कर जो लड़ाई होती थी उनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते। तो कुछ ऐसे प्रतिबंध लगाया जाए कि जिससे घोड़ा पर चढ़कर और कोई हमसे लड़ाई न कर सके और तलवार उठाने पर मनाही कर दी जाए। तो उसने उन इलाकों के जो सबसे मजबूत जातियां थी, लोहाड़ा और जाट, उन दोनों पे ही प्रतिबंध लगा दिए। क्या प्रतिबंध लगाए तो जरा ध्यान से सुनिए। पहला प्रतिबंध था जाट और लोहाड़ा कबीले कभी भी तलवार नहीं उठाएंगे। दूसरा प्रतिबंध था शरीर पर अंदर के कपड़े
ऊनी नहीं होने चाहिए। तीसरा था मखमल या रेशमी कपड़े नहीं पहन सकेंगे। चौथा सिर पर काला या लाल साफा और वो भी सूती। पांचवा घोड़े पर सवारी काठी जिन के बगैर करेंगे क्योंकि उनके लिए आरामदेह नहीं होगा, लंबी दूरी नहीं तय कर सकेंगे। छठा था सिर और पैर नहीं ढक सकेंगे। सातवां चूंकि आप जानते हैं कि उन इलाकों में लोग पगड़ी बांधते हैं तो उसी पर उसने मनाही लगा दी। सातवां घर से बाहर निकलने पर कुत्ता साथ में रखना होगा ताकि लोग उन्हें पहचान सके। आठवां राज्य के अधिकारियों के जलाने की लकड़ी देना उनका कर्तव्य होगा। नौवां राज्य के लिए जासूसी और सुरक्षा का कार्य करेंगे। 10वां हाकिमों को पूरा सहयोग देंगे और वफादार बन के रहेंगे। 11वां बाहरी आक्रमण के समय हाकिम सहयोग देना अपना दायित्व समझेंगे। तो कुल मिला के इन प्रतिबंधों से आप देख रहे हैं कि लोहाड़ा और जाट कम्युनिटी को एक तरह से नीच बनाया जा रहा है, कमजोर बनाने की कवायद थी। और चूंकि उस समय मनुस्मृति नहीं थी, लेकिन ये जो सीन आप देख रहे हो यही सीन आगे चल के धीरे धीरे मनुस्मृति का रूप बन गई। क्या आपको नहीं लगता कि जब एक ब्राह्मण राजा बना और जिस तरह से उसने इस तरह के प्रतिबंध लगाए, फिर इन लोगों के माइंड में ये सेटअप हो गया कि इस तरह से हम भारत की जनता को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम बैन लगा देंगे हथियार उठाने से, शूद्र कह देंगे, नीची जाति कह देंगे, उनकी सुविधाएं छीन लेंगे, उनके कपड़े कैसे पहनेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, हम जब डिसाइड करने लगेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारे कंट्रोल में रहेंगे और हम बड़ी आसानी से अपनी सत्ता की व्यवस्था कर सकेंगे, सत्ता को चला सकेंगे। याद रहे मैं बार बार ये बात क्यों कह रहा हूँ कि तब तक मनुस्मृति या ब्राह्मणों ग्रंथों का नामो निशान नहीं था। ये सारे मनुस्मृति में या जितनी भी चीजें आ रही हैं वो मुस्लिम शासन काल में लाई गई हैं। यानी कि क्या हम ये कह सकते हैं कि राजा चच ही मनु था, या ब्राह्मण चच को ही ध्यान में रखकर बाद में मनु का नाम देकर मनुस्मृति और तमाम तरह की स्मृतियों की रचना की गई भारतीयों को कंट्रोल करने के लिए? सवाल बहुत हैं, जवाब आपको भी खोजने होंगे। कमेंट में आप बताइए, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट जो मैं लाने वाला हूँ आपकी तो नींदें उड़ाने वाला है, क्योंकि वहाँ बात चलने वाली है। अब पहला अरबी आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में घुसा और जब उसने फतह हासिल की, तब ब्राह्मणों ने उसके साथ क्या डील की थी? क्या उन्होंने सूर्या देवी, प्रमीला देवी जो राजा ताहर सेन की बेटी थी, उसकी पत्नी लाड़ी, क्या इन तीनों को उनको सौंप दिया था बदले में उसके राज्य में प्रतिष्ठा पाने के लिए, पद पाने के लिए, पोजीशन पाने के लिए? ऐसे तमाम सवाल हैं जो आपकी नींद उड़ा देंगे। तो बेसब्री से आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट पार्ट का और बने रहें। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।